हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। यह है काइनेमेटिक्स। इससे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक और चैप्टर है जो मुझे करवाना चाहिए था टेक्निकली, बट उसको हम थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं, उसको बीच में मैं करवा दूंगा। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर है। इससे जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है पूरे अगर आप मेंस के लिए पढ़ो या एडवांस के लिए पढ़ो या आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर इसके बाद पूरे 11th और पूरे 12th का सारे फिजिक्स का खास करके सारे चैप्टर का बेसिस एग्जैक्टली यही चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली फिजिक्स पढ़ना कैसे है। और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। देन स्टिल आई फाउंड कि क्वेश्चन ओरिएंटेड ऐसा वीडियो जिससे क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा वीडियो जो बच्चों को लगना चाहिए कि ओके फाइन, इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बच्चों से बहुत इजीली। ये हमेशा मिसिंग था, ये हमेशा मिसिंग मुझे लगा। इसीलिए मैं ये वीडियो ये थोड़ा सा सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। वन बाय वन देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट करूं और आपको भी इस तरह से हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में काइनेमेटिक्स हम पढ़ते क्या क्या। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट्स जस्ट हम काइनेमेटिक्स में एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं वो समझते हैं। इट्स रेट ऑफ चेंज। जनरली हम इसमें क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज। और जब भी रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। किसी भी चीज का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली इसमें हमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेस हो रही है वो चेंजेस निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग जो हम काइनेमेटिक्स में समझने वाली बात है, दैट इज रेस्ट। अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी ना, ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी ए है, ये रेस्ट पे है, ये बॉडी ए रेस्ट पे, तो हाउ विल यू टेल कि भाई ये बॉडी रेस्ट पे है? उसका एक छोटा सा एग्जांपल है या उसका एक छोटा सा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये है, इफ द पार्टिकल और बॉडी, इफ द पार्टिकल डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time with respect to time, then that body is said to be at rest. That body is said to be at rest. So अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यहीं पे अटकी रहेगी। ओके, कि ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे कैसे है? सर बताओ कि ये बॉडी रेस्ट पे कैसे है? इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये बॉडी रेस्ट पे कैसे है? ओके, तो मैंने क्या बोला कि अगर ये जो पार्टिकल है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर ये अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। टाइम एक ऐसा चीज है जो हमेशा मूव कर रहा है, टाइम एक ऐसा चीज है जो हमेशा चल रहा है, टाइम हमेशा चल रहा है। अभी देखो, अभी मान लो कि कुछ 9 बज रहे हैं, अगर 9 PM हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, 9:01 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, 9:02 हो जाएगा। तो टाइम हमेशा चल रहा है, बट टाइम के चलने की वजह से, टाइम जो हमेशा चलता जा रहा है, उस टाइम पे ये पार्टिकल अपनी जगह पे रुका हुआ है, तब हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। बहुत इजीली इसको बोला जा सकता है कि ये पार्टिकल रेस्ट पे है। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई कि इफ ए पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। बहुत क्लियर है। लेकिन इसमें 2-3 बातें और है। पहली बात ये है कि सर पहले तो ये बताओ कि ये पार्टिकल है कहां पे, और नहीं चल रहा है तो पहले है कहां पे ये बताओ। तो इसको बताने के लिए, अगर मान लो इस दुनिया में कोई भी चीज कहां पे है, उसको बताने के लिए आपको बस 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। आप क्या करो, यहां पे इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लाऊं, इस पार्टिकल को उठा के, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ करो और एक और एक्सिस यहां पे ड्रॉ करो। 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, और मैं बोल सकता हूं कि ये पार्टिकल कितना, 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3 कितना है, 4,3 पे है। ये पार्टिकल 4,3 पे है। और अगर ये पार्टिकल अभी 4,3 पे है और इफ टाइम चेंज हो रहा है और ये पार्टिकल यहां से नहीं मूव कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये पार्टिकल रेस्ट पे है। तो एक पार्टिकल के रेस्ट पे होने का कंडीशन क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए। इसकी पोजीशन अभी भी वही है, हर टाइम बदलता जा रहा है, बट इसकी पोजीशन 4,3 है। गुड। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने की, कि दूसरा पॉइंट जो बहुत स्टार में आप लिख सकते हो कि इट ऑल्सो
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, या बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। ये कैसे रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है इसको समझते हैं। ओके, देखो बेटा, पहले इसको समझने के लिए मान लेते हैं सेम पार्टिकल वो उठाया, पार्टिकल ए को मैंने उठाया यहां पे रख दिया। अब ये पार्टिकल इस ऐसे सिचुएशन में यहां पे रखा हुआ है और यहां पे आप खड़े हो, ठीक है। अगर मान लो ये पूरा पूरा बॉक्स मूव कर रही है, ठीक है, आप भी मूव कर रहे हो और ये भी मूव कर रहा है, तो क्या आपको अगर, और यहां पे आप हो, योर नेम इज बी, यहां पे मैं हूं, माई नेम इज सी, क्या मुझे ये पार्टिकल मूव होता हुआ दिखेगा टाइम के रिस्पेक्ट में? यस, दिखेगा। क्या आपको ये पार्टिकल मूव होता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आपके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, बट मेरे रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो देख लो, इवन जैसे मैंने ऑब्जर्वर का रेफरेंस को चेंज कर दिया, ये पार्टिकल कैन बिकम इन ए रेस्ट और इन ए पोजिशन एट द सेम टाइम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान इसको समझना है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पे है इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक अर्थ, अर्थ पूरा रोटेट हो रही है और साथ में रिवॉल्व भी हो रही है, बट हमारे साथ जो भी चीज है वो सब मूव कर रहा है। अर्थ के ऊपर तो सब मूव कर रहा है, बट हमें वो रेस्ट पे दिख रही है। क्यों रेस्ट पे दिख रही है? क्योंकि हम भी उसी रेफरेंस फ्रेम में, जिस रेफरेंस फ्रेम में वो पार्टिकल है, राइट। इसलिए आपको फोन, आपके घर में टीवी, सब कुछ आपको रेस्ट पे दिखता है। क्यों रेस्ट पे दिखता है अगर आप रुके हुए रहते हो तो? क्योंकि इवन दो अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग, क्योंकि आप भी एग्जैक्टली उसी रेफरेंस फ्रेम में हो, लाइक दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आप रेफरेंस फ्रेम में हो। क्लियर हुआ? तो रेस्ट का मतलब समझ में आ गया आपको कि रेस्ट में दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है। पहला बात है, इफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। दूसरा क्या होना चाहिए? पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन बदलना चाहिए। ये तो मैंने दिखा दिया। और कैसे हम देख सकते हैं? हम एक कार्टेशियन प्लेन बना के देख सकते हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पे है उस पर डिपेंड करता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब हम रेस्ट को देख लिया तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि मोशन क्या होगा। बेटा देखो, व्हाट इज मोशन? इफ द पार्टिकल इज, इफ द पार्टिकल इज changing its position, if the particle changes its position, is नहीं लिखो, changes its position, changes its position with respect to time। अगर पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है तब हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल मोशन में। यहां तो कोई डाउट है? यहां तक कुछ क्लियर नहीं हुआ? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना? तो बहुत आसान है, एक पार्टिकल रेस्ट पे है, एक पार्टिकल मोशन में, इसको हम समझ लिया। ओके, अब जैसे पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो पार्टिकल पहले यहां पे था, मान लेते हैं। पार्टिकल अगर मोशन में है, रेस्ट पे है तब तो कोई बात ही नहीं है, मोशन में तो पार्टिकल यहां से चल के यहां पे चला जाएगा, राइट। यहां से यहां पे चला जाएगा। तो मान लो पहले एक पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे, और ये पॉइंट बी पे चला गया। तो पार्टिकल क्या ए टू बी सिर्फ इसी लाइन से जा सकता है? नहीं, पार्टिकल इस पाथ से भी जा सकता है ना? पार्टिकल इस पाथ से भी जा सकता है। इसको अगर थोड़ा सा देखो, पार्टिकल यहां से मूव करके चला गया, तो क्या पार्टिकल सिर्फ इसी पाथ से जा सकता है? नहीं, पार्टिकल ऐसे मूव करके भी जा सकता है, पार्टिकल ऐसे मूव करके जा सकता है, पार्टिकल ऐसे जिग 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 करके जा सकता है, जिग जैग पाथ से भी जा सकता है। तो पार्टिकल यहां पे देखो, पाथ नंबर 1 मैं स्ट्रेट वाले को दिया, जिग वाले को 2, पाथ नंबर 3 और पाथ नंबर 4, इस चारों पाथ से पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा सकता है। इफ इट इज इन मोशन जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। तो इन सब में हम दो चीजों को डिफाइन करते हैं। पहला है हमारा डिस्टेंस, और आई थिंक आप सबको पता होगा इसके बारे में, इसलिए बहुत क्विकली जाएंगे। आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पीपल जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मैं बना ही रहा हूं, बट उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, जो इस बार सेकेंड मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिकली ये वीडियो उनके लिए। तो ये डिस्टेंस, और दूसरा हम डिफाइन करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या है दूसरा? हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर ध्यान से देखो तो ये पार्टिकल का ये सारा, ये सब जितना भी पाथ है, ये सब पाथ क्या है? डिस्टेंस है। इवन ये भी पाथ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ
of path covered from initial to final position, from initial to फाइनल पोजीशन। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, इसका अगर यूनिट लिखे तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर में, यूनिट होगा इसका मीटर में। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि थर्ड देख लेते हैं, मैं समझा देता हूं कि ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड हम देख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये है, तो इसका अगर मैं ये लिखूं डायमेंशन फॉर्मूला, सो डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखोगे तो लेंथ है क्योंकि, तो सीधा एल और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अगर मैं बोलूं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, बट यू हैव टू चूज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आप यही पाथ ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये पाथ ले सकते हो, इसके अलावा कोई पाथ ले ही नहीं सकते हो। देयर इज नो अनदर पाथ जो यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाता हो, राइट। तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इक्वेशन में ऐड किया, आपको पता है कि यहां से आप एग्जैक्टली नाक के सीध में इधर की तरफ ही जाना पड़ेगा। आप ना ही ये ले सकते हो, ना ये ले सकते हो, ना ये जिगजैग कोई भी पाथ नहीं ले सकते हो। तो अब क्या हुआ, आपके पास एक मैग्नीट्यूड तो है, साथ में आपको डायरेक्शन भी है कि आपको बी की तरफ जाना है, एकदम इधर की तरफ जाना है। अब देखो, आप डायरेक्शन बताने जा रहे हो, है ना। ए से मैं बोलूं कि भाई साहब आपसे ए से बी पे जाना है आपको, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि ए से बी एकदम नाक के सीध में जाओ। अब आपने नाक की सीध जो ऐड किया वो क्या है, वो एक्चुअल में एक डायरेक्शन को बता दिया, राइट। तो अभी क्या हुआ, पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इट इज द shortest distance between initial and फाइनल पोजीशन। पहली बात समझ में आया क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके साथ अब इसके मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका मीटर पर सेकेंड होगा, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ है, तो इसका भी लेंथ ही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें समझ में आई। पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहली बात, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। दूसरा, यूनिट दोनों का सेम होगा, बट इसके लिए डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आपको, अगर मान लेते कि यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आपको यू हैव टू टेल हिम कि 10 मीटर नाक के सीध में चला जाओ, पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे, यू विल रीच एट पॉइंट बी इन 10 मीटर। अगर मान लेते कि ये 10 मीटर है, ये अगर डिस्टेंस मान लेते कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला 10 मीटर है, तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब यहां से देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ बातें जो बेसिक हम कई बार लिख देते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि डिस्टेंस कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना वो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, है ना। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होता है। तो इट कैन बी, आप लिख सकते हो, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, एंड जीरो। हाँ, डिस्टेंस कैन बी जीरो ऑल्सो, अगर मान लो कि पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिखते हो, स्केलर क्वांटिटी होता है ये।
और इसके बारे में आप क्या लिखते हो, यही डिफरेंस हमें लिखने बोलते हैं। ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। क्लियर है यहाँ पे बेटा, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ ना। रेस्ट मोशन समझ में आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्विकली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ो इसको। एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। मान लो कि क्या कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है ये वाला, इसका रेडियस कितना है, बहुत बढ़िया, रेडियस का 40 मीटर है। अब कह रहा है कि if old person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a morning walk, if he starts at one end, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चाचा, और एंड ट्रैक द ट्रैक एंड रीचेज द अदर एंड, तो इसके बाद यहां से चल के और यहां पहुंच रहे हैं, तो कह फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस कवर्ड कौन सा होगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड ये वाला पूरा पूरा होगा, है ना। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ऑब्वियस बात है, एक सर्कल का पूरा पूरा अगर मैं डिस्टेंस लिख दूं यहां पे, तो मन में करो, सी जो लोग भी जेई का या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके क्वेश्चन को ना जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन को मन में करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे। इनिशियली थोड़ी एक्यूरेसी का इशू होगा, बट धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। तो इसको करते हैं, तो देखो यहां पे ध्यान से कि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस वाली पार्ट है इसको ध्यान से देखते हैं। हम क्या कर लिख सकते हैं, एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, ठीक है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक, इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस टू द अदर एंड, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस के लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो पूरा पूरा अगर ये सर्कल होता, अगर मैं पूरा इसको सर्कल में बना दूं तो कितना होगा, 2 पाई आर। अभी उसका हाफ है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर के बराबर, है ना। तो पाई कितना होगा, 3.14, और आर कितना है 40 मीटर, बस 40 कर दो मीटर, दैट विल बी योर आंसर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ इन्होंने कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बहुत आसान है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, देखो यहां पे लिखो कि यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये 40 है और ये भी 40 है, दैट विल बी 80 मीटर। क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको। ओके, अब आते हैं बेटा, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं दो और चीज। पहला चीज है स्पीड, फिर हम साथ में डिफाइन कर लेते हैं यहां पे वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि स्पीड में क्या होता है, स्पीड हमें सबको पता है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, उसको उसको डिवाइड करो, दैट विल बी, इट विल रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर स्पीड, राइट। अगर मैं बोलूं इसका ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, यूनिट क्या होता है, ऑब्वियस बात है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, LT-1, है ना, मीटर पर सेकेंड, टी ऊपर चलेगा, LT-1। ओके, यहां से मैं एक चीज और डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड नॉट टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपल, टोटल टाइम टेकन, यही हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। देखो ऑब्वियस बात है, इस कंडीशन में हमेशा आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान रखना, मैं बाद में इसको समझाऊंगा भी, पाथ जो होता है, पाथ ट्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस कैसे कैसे गया है वो बताना, देखना पड़ेगा, और उस ट्रेस करके ही डिस्टेंस के लेंथ को, उस पाथ के लेंथ को निकालेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड में आप लिख सकते हो कि पाथ ट्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। पाथ, ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में ये कैसे होता है, पाथ ट्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। डिस्टेंस में हमेशा पाथ ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी का दूसरा पार्ट में आ जाते हैं, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी को अगर सिंपल बेसिक टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, रेट ऑफ
चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। अब देखिए अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या लिख सकते हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अगेन वेलोसिटी है तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये दोनों क्या देगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी ये। ऑब्वियसली बात है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये इसका यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, और इसका डायमेंशन भी LT-1 के बराबर ही होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, है ना। अब एक छोटा सा चीज इसमें और ले सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्या लेना है हमें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होता है बेटा, ध्यान से देखो, पहले इसको थोड़ा सा, एवरेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं V average could be written as total displacement या अपॉन टोटल टाइम टेकन, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, हम ये लिख सकते हैं ना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही वी एवरेज होगा। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही आपका एवरेज वेलोसिटी देगा, राइट। तो हमने अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों यहां पे कैलकुलेट कर लिया। ऑब्वियस बात है, एवरेज वेलोसिटी में क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सीधा सीधा लाइन होता है, इसलिए यहां पे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि पाथ ट्रेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बाद में समझ में भी आ जाएगा आपको कि पाथ ट्रेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे पाथ को ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली बिना पाथ ट्रेस किए हुए काम चल जाएगा। हाँ, स्पीड में दो तीन चीज हम देख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा एवरेज स्पीड या स्पीड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, ये हमको समझ। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग। हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग along x axis as function of time is given by देखो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, देखो पहला फाइंड आप मुझे बता दो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि ये दिया हुआ है पोजीशन, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, ये हमारा पोजीशन दिया हुआ है। तो काम करते हैं, इसको यहां पर ड्रॉ कर लो। अच्छा, अगर मैं t को जीरो पुट करूं तो पार्टिकल कहां पे है, बहुत क्लियर दिख रहा है, यहां पे जीरो पुट करेंगे, x को अगर t जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, दैट विल गिव यू जीरो, तो मतलब पार्टिकल कहां पे है, यहां पे, ओके। अगर मैं t को 1 पुट करूं बेटा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2t, तो पार्टिकल कहां पे चला जाता है, -1 पे,
ये पार्टिकल -1 पे चला जाता है, मतलब पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, अगर मैं फिर से 2 पुट करूं, 2 टू जा 4 -4, तो x इक्वल टू 1 पे ये पार्टिकल कहां पे है, -1 पे, x इक्वल टू 2 पे पार्टिकल फिर से कहां पे आ जाता है, 0 पे। मतलब पार्टिकल इधर पे तो चल के गया, देखो पार्टिकल इधर से चल के गया और फिर पार्टिकल यहां से यहां पे चल के फिर से अपने पोजीशन पे इसी के पाथ के ऊपर से यहां पे आ गया, राइट। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि पार्टिकल ने 2 सेकेंड में, सॉरी नॉट यहां पे 1 सेकेंड मत लिखो, इसको 2 सेकेंड लिख लो, इन 2 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा कितना, ध्यान से बताओ मुझे, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, यहां से डिस्टेंस कवर होगा 2 मीटर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है आपका 2 सेकेंड। तो बहुत इजीली आप क्या बता सकते हो इसका कि मेरा एवरेज स्पीड, वी स्पीड, या एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से, स्पीड लिख दो और इसको ऐसे लिखा दो, ये एवरेज लिखने का तरीका है। एवरेज स्पीड कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 2/2, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से मैं बोलूं कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का भी बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो वी एवरेज कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इस पार्टिकल ने, 0, क्योंकि ये पार्टिकल जहां पे था वहीं पहुंच गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे है, तो इसका ये 0/2 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों क्लियर है। ओके, हमने अभी तक यहां पर सब कुछ देख लिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ हमने बहुत क्लियरली देखा है, बहुत क्लियरली देख के इसको समझने की हमने कोशिश करी है, ठीक है। अब इसको एवरेज स्पीड के बारे में हमने सब कुछ देख ही लिए। अब देखो बेटा, दूसरी बात आती है, एवरेज के बाद आती है, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों उसको समझते हैं। तो हमारा ज्यादा लिख दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आप यहां पे हो, ये पॉइंट ये है, ये दिल्ली है और यहां पे गुरुग्राम है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर है। आपके डैड यहां से कार ड्राइव कर रहे हैं, यहां से कार ड्राइव कर रहे हैं और यहां से यहां तक जा रहे हैं, चल के ये यहां से यहां तक ड्राइव करके वो जा रहे हैं, आप कार में बैठे हुए साथ में। अब मान लेते हैं कि आप कार में यहां पे रेड कलर से यहां पे बैठे हुए, ठीक है। कार चल रही है, कार चल रही है, कार चल रही है, मस्त। मैंने आपको बीच में कॉल किया, समहाउ आई हैव योर नंबर, मैंने आपको कॉल किया। यहां पहुंचने के बाद, या कोई नहीं, मैंने आपको कॉल किया और मैं पूछा कि बेटा कि बताओ कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। तो आपने क्या करोगे, उस टाइम पे तुरंत से अपने कार के स्पीडोमीटर में देखोगे और बोलोगे कि सर हो सकता है उस टाइम पे आप मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गए होंगे और हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और योर डैड इज क्रूजिंग एट कुछ ऐसा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने आपको फिर से कॉल किया कि बोला कि बेटा अभी आपकी स्पीड कितनी है। हो सकता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बट स्टिल आपने मुझे बोला कि मान लेते उस टाइम पे आप यहाँ पे, आपके डैड यहाँ पे पहुंच गए, कार आपकी यहाँ पहुंच गई, उस टाइम पे थोड़ी सी ट्रैफिक है और उस टाइम पे आपकी कार ऐसा कुछ क्रूज करिए 20 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहां पे पहुंच गए, मैंने तिवारा फोन किया कि बोला कि क्या है भाई, तो आप एकदम से हाईवे से मार्केट में एंटर कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपकी स्पीड कुछ यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, बहुत स्लोली इस तरह से जा रही है। फिर मैंने बोला कि भाई साहब बताओ मुझे कि आपका दिल्ली से गुड़गांव पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो आपने मुझे बोला कि सर यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे 2 आवर्स लगे, 2 आवर्स लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 40 किलोमीटर पर, टोटल टाइम 2 आवर्स, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। लेकिन ये सारा कौन सा स्पीड था, जो 80 था, 20 था, कभी 2 था, कभी रुक भी गए थे 0, ये सब था इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, कार कैसे रिकॉर्ड करती है और होता क्या है वो।
जैसे ही आपने कार की तरफ देखा, कार के स्पीडोमीटर की तरह देखा, तो कार ने क्या किया, जो आप उस टाइम पे छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, मान लो कि ये पूरा पूरा लेंथ है, इसमें बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो आपने चला, ये जो बहुत छोटा सा डिस्टेंस आप चले, बहुत छोटे टाइम में जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों को डिवाइड किया, उस टाइम पे जो स्पीड होता है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को आपको बता देता है। यही होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या होती है समझ में आया आपको। कार का स्पीडोमीटर आपको क्या देता है, कार का स्पीडोमीटर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती रहती है, जो स्पीड में आप जो उसके मीटर में देखते रहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, होता क्या है, देखो हमने अभी पढ़ा था, वी जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस, तो मैं क्या कर दूंगा, लिमिट इस टाइम को, डेल्टा टी को बहुत अगर मैं छोटा कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी डी एक्स, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम पूरे काइनेमेटिक्स में जब भी वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इसमें हम बात कर रहे होंगे, हम किसकी बात कर रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओके, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखें तो क्या होता है बेटा, इसको अगर देखो, ऑब्वियस बात है क्या है, वेलोसिटी है तो स्केल, ये कौन सा होगा, वेक्टर होगा, स्केलर होगा, ऑब्वियस बात है, इट विल ये वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, और डायमेंशन क्या होगा, एल टी -1, बेसिक जैसा एवरेज है इंस्टेंटेनियस में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखो, हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल गिव यू स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा बराबर होगा, है ना। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी। क्लियर है बेटा, यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं, मुझे बताओ। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, रेस्ट मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देख ली है। ठीक है, इसमें आप देखो एक टर्म हम नया लेके आ गए, दैट इज dx अपॉन dt। जब हम बहुत छोटा टाइम और बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब हमें चीजों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बहुत छोटा के लिए। और ये एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से अगर देखो, तो ये अभी दे रहा है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट ये है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, ये स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, ये सब समझाऊंगा मैं। ये क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, जहां पे x क्या है आपका, x है आपका डिस्प्लेसमेंट, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड क्या है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट चेंज ऑफ पोजिशन ही बोल सकते हैं, टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, पोजीशन बोल दो ज्यादा बेटर है, टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन है। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताओ। ओके, अब दो तीन चीजें जो मुझे लगता है कि और हमें जाननी चाहिए, उसको बस क्विकली देख लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी में इसको थोड़ा सा हमें ऐड करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। ये जनरली क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी में ऐड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मान लो एक पार्टिकल है जो यहां से चला, यहां पे 0 0 था, यहां पे ये 10 और 0 है, ठीक है, यहां से यहां पे पहुंच गया, ये 0 0 से चला और यहां पे पहुंच गया। अगर यहां पे पहुंच गया और ये कुछ ऐसा चला है, तो क्या मुझे बता सकते हो इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, क्वेश्चन है, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आप मुझे बोलोगे कि सर इसने डिस्टेंस कवर किया है कितना, 10 मीटर। अगर ये मीटर में है तो 10 मीटर किया है। मैंने आपको बोला कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो आप मुझे बोल दोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट भी इसने 10 मीटर ही कवर किया है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है वो 10 मीटर के बराबर ही है। क्लियर है। अच्छा,
दूसरे केस में देखो क्या होगा, अगर एक पार्टिकल यहां से यहां तक चला और यहां से यहां तक आ गया, ये अगेन 0 0 है, ये कुछ नहीं है, मतलब इसी पाथ पे पीछे की तरफ आया, वो दिखाया हुआ है, ये इधर की तरफ गया है 10,0 पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे ये आ गया है, दैट इज ये 4,0 है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सब कुछ मीटर में है। कितने लोगों का आंसर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो कितना होगा ये 4 कितने लोगों का आ रहा है, 4 मीटर कितने लोगों का आ रहा है, सबका गलत है, ये कितना होगा 6 मीटर, है ना, क्योंकि देखो यहां से यहां तक 4 है, ये पूरा 10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहां से लेके ये वाला जो लेंथ होगा वो 6 मीटर के बराबर होगा ना, दैट विल बी 6 मीटर। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, यहां से यहां तक 10 और फिर 4, तो 10 + 4 मीटर, तो कितना कवर किया पार्टिकल ने, 14 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। यहां तक बताओ कि कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल ये तो समझ में आया नहीं, कुछ ऐसा पढ़ा दिया, कुछ वैसा बता दिया, कुछ भी ऐसा है इसमें जो मुझे बताओ। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर है सब कुछ? ओके, थोड़ा थोड़ा सा और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बहुत ये होता है सर्कल वाले में, मान लो ये पार्टिकल पहले ये सर्कल है, ये रेडियस है 4 मीटर मान लेते हैं, या 7 मीटर मान लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान लो ये 7 मीटर है, ये पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल यहाँ पे चल के यहाँ पे टो 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 चल के यहाँ पे पहुँच गया, पार्टिकल ए पे था, पार्टिकल बी पे पहुँच गया। तो मुझे बताओ कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, तो बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करो, यहाँ से लेके एक लाइन यहाँ तक खींच दो, और ये जो लाइन खींचा है यही डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर ये लाइन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, साथ साथ ये भी लाइन खींचो। मैं बोलूँगा कि भाई ये भी लाइन खींचो, फिर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 7√2 मीटर। अगर कोई पूछे कि भाई साहब नहीं नहीं वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, हम पाथ देखेंगे, ये पाथ, इस पाथ का लेंथ निकालना है, ये 1/4 ऑफ व्हाट इज सर्कमफेरेंस है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर डिस्टेंस देखो तो 1/4, तो 1/4 इंटू सर्कमफेरेंस दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 7 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/4 इंटू 2 इंटू पाई की जगह पे कितना लिखोगे 3.14 या 22/7 लिख लो, सबसे आसान है ना, याद होगा पाई की वैल्यू 22/7 ही तो होती है, इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11, तो कितना डिस्टेंस कवर कितना हुआ, इसका डिस्टेंस कवर हो गया 11 मीटर। क्लियर है? यहां से हमें डिस्टेंस कवर्ड 11 मीटर हो गया यहां पे डिस्टेंस। तो अब इन सब चीजों को देख के एक दो चीज समझ में आ रही है कि हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज, हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो डिस्टेंस यहां पे डिस्प्लेसमेंट के बराबर, जब एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। पार्टिकल घूम गई है तो देखो यहां पे डिस्टेंस हमारा बढ़ गया है बट डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कुड बी स्मॉलर, राइट। और थर्ड हम क्या देख सकते हैं यहां पे कि दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमारा क्या है, दोनों हमारा यहां पे ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिख सकते हैं। तो यहां तक आज का लेक्चर हम इसको यहीं तक रखते हैं बेटा, इसके बाद हम एक्सेलरेशन, इसमें कुछ और क्वेश्चन साथ साथ में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बस स्टे ट्यून्ड।